सभी हिंदू निम्न जाति के, आज्ञाकारी और शासन करने में आसान थे, लेकिन विदेशी हमले के खिलाफ राज्य की रक्षा करने के लिए सैन्य बल का कोई भंडार नहीं था और गोलकुंडा राजाओं की एकमात्र विदेश नीति नियमित रूप से पैसे देकर अपने पड़ोसियों को संतुष्ट करना था। पिछले कुछ वर्षों से गोलकुंडा मुगलों और मराठों को कर दे रहा था। सौभाग्य से राज्य की संपत्ति इतनी थी कि ये दोनों भुगतान आसानी से वहन किए जा सकते थे और शानदार इमारतों की गोलकुंडा परंपरा बिना रुके जारी रही। बढ़िया फसलों वाला एक समृद्ध देश जिसमें बागों और मछलियों से भरी झीलें थी, जिसके बारे में टैवनियर के अनुसार बीच में केवल एक हड्डी थी जो सबसे स्वादिष्ट भोजन थी। टैवनियर ने टिप्पणी की कि पुरुष कालीकट के 3 या 4 एल्स के वस्त्र पहनते हैं। वे अपने बाल बहुत लंबे रखते हैं और महिलाओं की तरह सिर के शीर्ष पर गांठ लगाते हैं, जिनके सिर पर 3 कानों वाला लिनन का टुकड़ा होता है। कुलीन लोग फारसियों की तरह कटार नहीं पहनते हैं, बल्कि स्वीटर्स की तरह चौड़ी तलवारें पहनते हैं, साथ ही वार करने के लिए भी, जिसे वे कमरबंद से लटकाते हैं। वर्तमान राजा अबू हुसैन, जो अपने घराने के अंतिम शासन, स्वतंत्र गोलकुंडा के अंतिम शासक, सुसंस्कृत फारसी सज्जन, सुखद आचरण और कलात्मक अभिरुचियों वाले व्यक्ति थे, ने अपने पड़ोसियों के साथ महंगी शांति बनाए रखने और अपने शौकिया हितों के लिए खुद को समर्पित करने के अलावा और कुछ नहीं मांगा। उदासी और जीवन शक्ति की कमी के कारण उसका जीवन घरेलू त्रासदी से दुखी था। वह एक दिन शिकार करने गया था जब उसने जंगल के तालाब के पास एक सुंदर चरवाहे को देखा। वह उसके पीछे घर गया और कई गांवों के बदले में से उसे उसके माता पिता से खरीद लिया। यद्यपि वह निम्न जन्म की थी, मनुची ने बताया, और कुछ हद तक काले रंग की। चरवाहे की महिला अन्यथा शरीर और मन दोनों से परिपूर्ण थी, लेकिन गोलकुंडा की रानी हरम में इस नवांगुतक के प्रति दिखाए गए अनुग्रह से क्रोधित थी। वह अपने अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी और जब राजा अपनी राजधानी से दूर था तो उसने चरवाहे को एक पेड़ से बांधने, उसके कपड़ों को तेल से भिगोने और फिर आग लगाने का आदेश दिया। वह बेचारी लड़की की पीड़ा को देखती रही। अपने प्रतिद्वंदी की पीड़ा पर खुश होने का इरादा रखती थी, लेकिन वह कल्पना में कमी रही होगी, क्योंकि उसने जो देखा वह न केवल उसकी अपेक्षाओं से परे था, बल्कि तुरंत उसे पश्चाताप से भर दिया। लड़की की गतिविधियां इतनी भयावह थी कि क्रूरता स्वयं भी दया या किसी की तरह की डरावनी भावना के बिना उन्हें नहीं देख सकती थी। रानी पागल हो गई और अपने पूरे जीवन के दौरान वह कांपती रही और चरवाहे की सभी हरकतें करती रही। शिवाजी द्वारा अपनी सेना के लिए मार्ग की मांग करने पर पहले तो अबू हुसैन को आश्चर्य हुआ। बात इतनी नहीं थी कि उनके राज्य में इतनी बड़ी सेना मौजूद थी। यद्यपि मराठा घुड़सवार सेना ने पूरे भारत में जो बदनामी हासिल की थी, उसे देखते हुए यह अपने आप में काफी डरावना था। मराठा शक्ति के साथ गठबंधन के आधार पर मुगलों के साथ उलझने का भी डर था, जो साम्राज्य का अपरिहार्य दुश्मन था। यह दूसरा विचार भी शिवाजी के लिए महत्वपूर्ण था। गोलकुंडा से अपने सैनिकों के लिए मार्ग का दोस्ताना संकेत इतना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि वास्तव में वह केवल बल द्वारा ऐसा मार्ग आसानी से जीत सकता था। दक्षिण पूर्व तट पर पहुंचने के बाद अपने पीछे एक मित्र गोलकुंडा को रखना, उसके अपने देश के बीच एक शत्रुतापूर्ण राज्य, या यहाँ तक कि एक कमजोर राज्य जो घबराहट में मुगल गठबंधन का आह्वान करता है, उसकी विजय की स्थायित्व के लिए घातक होगा। गोलकुंडा के दरबार में उनके दूत हनुमंते ने उनकी अच्छी सेवा की, जो एक ब्राह्मण थे। उनकी गहरी रुचि थी और दरबारी फारसी का पूर्ण ज्ञान रखते थे। अपने गुरु की परियोजनाओं पर चर्चा करने से पहले हनुमंते ने गोलकुंडा के प्रधानमंत्री मदन्ना को अपने अनुकूल बनाया, जो खुद एक ब्राह्मण थे, और दोनों विद्वान सज्जनों ने लंबे समय तक एक साथ बैठकर संस्कृत शास्त्रीय ग्रंथों से उद्धारणों का आदान प्रदान किया और हिंदू दर्शन की अंतहीन भूल भलैया का अन्वेषण किया। कुछ ही समय में मदन्ना ने भगवान शिव की प्रशंसा करना शुरू कर दिया।
मराठा राजा के अपने राजा अब्बू हुसैन के पास दूत के रूप में जब हनुमंते को बाद में पेश किया गया तो उन्होंने भुगतान किया। उसने सुंदर फारसी भाषा में अपना सम्मान व्यक्त किया, जिससे राजा इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे बार बार अपने महल में आमंत्रित किया। हनुमंते को गोलकुंडा के राजा से निश्चित और बाध्यकारी शर्तें निकालने की चिंता कम थी। उन्हें एक मित्रवत, आकर्षक और अजय शिवाजी की छवि से सम्मोहित करने की, जिसकी किसी भी विवरण में विरोध करना शानदार होगा। वह इसमें इतना सफल रहा कि अबू हुसैन शिवाजी से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए अधीर हो गया और उसने एक संदेश भेजा कि वह अपने राज्य की सीमा पर मराठा का स्वागत करने का प्रस्ताव रखता है, ताकि उसे इतने महान राजकुमार के सम्मान के साथ ले जाया जा सके। शिवाजी ने सम्मान, शिष्टाचार और एक निश्चित गंभीर विडंबना के साथ उत्तर दिया, मैंने हमेशा आपको एक बड़े भाई के रूप में माना है। आपको मेरे जैसे किसी हीन व्यक्ति के सामने खुद को कमतर नहीं आंकना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री शिवाजी का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े और महान मराठा सेना हैदराबाद की ओर बढ़ी, जहां उस समय गोलकुंडा दरबार निवास कर रहा था। मराठा के अनुशासन ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। शिवाजी ने गोलकुंडा क्षेत्र में चारागाहों की खरीद फरोख्त के खिलाफ सख्त आदेश जारी किए थे। सभी खाद्य सामग्री को इच्छुक विक्रेताओं से खरीदना था और मराठों ने गुजरने वाले गांवों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए दंड की एक कठोर सूची जारी की थी। केवल कुछ ही अवसरों पर दंड देना आवश्यक पाया गया। 70,000 सैनिकों की एक सेना, जिसमें ज्यादातर असभ्य पहाड़ी आदिवासी थे, ने एक पहाड़ी क्षेत्र से मार्च किया। लगभग पौराणिक संपदा से भरा असुरक्षित देश, जिस पर एक घृणास्पद धर्म के राजकुमारों का शासन था, जिसमें क्रॉमवेल के नए मॉडल के अनुशासन और आत्मत्याग की भावना थी। हालांकि शिवाजी ने ऐसे अभियानों का नेतृत्व और निर्देशन किया था जिनका एकमात्र उद्देश्य लूटपाट करना था, लेकिन गोलकुंडा में उनकी सेना की उन्नति पर विचार करना ही पर्याप्त है, ताकि उनके बारे में अंग्रेजों की सामान्य धारणा को खारिज किया जा सके कि वे एक जंगली लुटेरे थे। हैदराबाद में शिवाजी का स्वागत बहुत उत्साह से किया गया। शहर की सड़कों पर लाल और केसर का पाउडर छिड़का गया था और घर घर पर लाल रंग के शामियाने लटकाए गए थे। ऐसा लग रहा था कि पीले और लाल रंग की अंतहीन सुरंगों से होकर गुजर रहे हों। सभी खिड़कियों से लोग बाहर की ओर झुके हुए थे तथा अपने हाथों में मराठा राजा पर बरसाने के लिए सोने के पत्ते से बने फूल लिए हुए थे तथा हिंदू महिलाएं आशीर्वाद के संकेत के रूप में उनके सिर के ऊपर लहराने के लिए जलते हुए दीपक लेकर तैयार खड़ी थी। शिवाजी ने अपने स्वागत के प्रति अपनी सामान्य सादगी और पहनावे को त्याग कर विनम्रता पूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त की। शहर में प्रवेश करने से पहले उन्होंने रेशम और सोने के शाही वस्त्र पहने। उन्होंने अपने अधिकारियों को कंगन, सोने के कवच और तलवारें और उनकी पगड़ियों के लिए रत्न जड़ित स्प्रे वितरित किए। जब वे मुख्य द्वार से अंदर आए और वहां मौजूद भीड़ ने उनका जोरदार स्वागत किया, तो शिवाजी ने अपने दाएं और बाएं मुट्ठी भर सोने के सिक्के और रत्न फेंके और अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि वह अपने घोड़े के चारों ओर खड़े कई नागरिकों को सम्मान के वस्त्र भेंट करे।